हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। तो ये बच्चों हमारा 70 मार्क्स का है, क्योंकि जो एमसीक्यू पोर्शन है वो तो इंस्टीट्यूट बाहर देता ही नहीं है पेपर। तो हम ये 70 मार्क्स का डिस्कस करेंगे। तरीका बच्चों ये होता है कि सबसे पहले आपको देख लेना होता है 15 मिनट्स में कि कौन से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स और जीएसटी के। इनकम टैक्स वाले सेक्शन एक ही जो आपको शीट्स मिली है उसमें करने होते हैं, और जीएसटी के जीएसटी वाले में। उसके बाद आपको एमसीक्यू पोर्शन सोल्व करना होता है, और लास्ट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन जनरली बाकी क्वेश्चनों के कंपेयर में डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसकी टर्न लास्ट में होती है। लेकिन अभी हम तो ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, तो हम कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 14 मार्क्स का है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का है। लेकिन बच्चों मैं क्लियरली बोल दूं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एवरी क्वेश्चन है हमारा। मिसिस निशा, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 54 ईयर, तो मतलब ये सीनियर सिटीजन नहीं है। इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आते ही ध्यान रखना है कि अगर डेप्रीशिएशन की बात आई तो न्यूली परचेज प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रीशिएशन भी मिलेगा 20%। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो पढ़ते ही स्टेटमेंट क्लिक करने चाहिए। ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स एज ए प्रोपराइटर, the turnover in the previous year 2021 was 250 lakh। टर्नओवर बच्चों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 250 लाख है, एंड इन द करंट प्रीवियस ईयर 21-22 600 लाख। तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरी मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑडिट कराना पड़ेगा, लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है। हमें तो बिजनेस की इनकम निकालनी है, बाकी हेड की इनकम निकालनी है, सबको ऐड करके जीटीआई डिडक्शन, टोटल इनकम और लास्ट में टैक्स पेएबल। इसने हमें बोला द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as on 31st March 2022 is 5,61,000। तो इसका जो प्रॉफिट है बच्चों वो है 5,61,000। She provides the following additional information, those were not considered। ध्यान क्या रखना है कि इनको कंसीडर्ड ही नहीं किया गया। तो अब हम कंसीडर करेंगे जो भी रेलेवेंट होंगी। while making the profit and loss account for the previous year 21-22। ये बच्चों इन्होंने ये नीचे वाली कोई भी चीज कंसीडर नहीं की, तो अभी हम एड लेस करेंगे जो भी जरूरत होगी। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है डेप्रीशिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। डेप्रीशिएशन इन्होंने चार्ज ही नहीं कर रखा। द डिटेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस आर गिवन एज अंडर। तो ये बच्चों इसने बताया है 1/4/2021 को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है मशीनरी की यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस 4,75,000। 3 जुलाई को नई मशीनरी खरीदी है। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक, 10,000 से ऊपर की पेमेंट मैंडेटरी है, अकाउंट पे चेक से करनी पड़ेगी, तभी वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अब ध्यान क्या रखना है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो ब्लॉक का रेट होता है ना बच्चों, वो है 15%। ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो जनरल रेट है वो 15%, और ये जो न्यूली परचेज है इसके ऊपर 20% क्या भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन। वो हम अटेम्प्ट करती बार ध्यान देंगे। 10th March 2022 सोल्ड वन ऑफ द ओल्ड मशीन 75,000। वो तो हमें पता है, इन दोनों का टोटल करके ये 75,000 लेस कर देंगे, डब्ल्यूडीबी आ जाएगी। पहले वाले के ऊपर सिर्फ 15% लगेगा जो आएगी वैल्यू बचकर, और जो अभी खरीदी है उसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल डेप्रीशिएशन भी, एडिशनल डेप्रीशिएशन भी। लेकिन एक पॉइंट बता रहा है, पहले तो शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इस प्लांट एंड मशीनरी के अलावा इसके पास कोई और एसेट नहीं है, तो डेप्रीशिएशन सिर्फ इन्हीं का कंप्यूट होना है। आगे कह रहा है रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 20% ऑफ न्यू मशीन परचेज ऑन 3rd July 2021 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती है, तो हमने पढ़ा था कि उसको एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। हमने क्या किया, 7,25,000 का 20% किया, क्योंकि इसको 20% न्यू मशीनरी के लिए क्या मिल रही है, सब्सिडी। तो 7,25,000 का 20% बच्चों 145 लेस किया, तो ये अब आपके लिए हो जाएगी 580 की। तो बच्चों इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी हम डेप्रीशिएशन कंप्यूट कर लेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि कोई पॉइंट इंटर रिलेट हो तो मिस ना हो, और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट बच्चों, शी पेड ए जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन ऑन द फैब्रिक 90,000।
विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पे चेक। बच्चों आपने ध्यान पता क्या रखना है कि जब कभी भी आप कोई खर्चा करते हैं और उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था, क्योंकि ये पर्सन ऑडिट कराने के लिए लायबल है, ये जो जॉब चार्जेस के लिए पेमेंट कर रहा है, कहता है इसने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी। अब पेमेंट कहाँ मानी जाएगी? इंडिया में ही रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में खर्चे का 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये जो 90,000 है, इसने तो कुछ अमाउंट लिख ही नहीं रखा ऊपर, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो हम सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इनकम निकालती बार इनको कंसीडर ही नहीं किया हुआ। तो अगर एक खर्चा है आपने कंसीडर नहीं कर रखा तो अब कर लो। तो हमने यहाँ किया बच्चों 70% ऑफ 90,000 नहीं लेस कर रखा, अब कर दो 63,000। ये बच्चों हमारा लेस हो जाएगा, अलाउड खर्चा है जो आपने जॉब चार्जेस के लिए पे किए हैं। 30% डिसअलाउड इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। ये उस ईयर में अलाउड होता है जब आप उस टैक्स को काट कर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देंगे। इसे नेक्स्ट, commission paid to one agent allowed as deduction in earlier assessment year amounting to 50,000 has now been received back during the previous year 21-22 from the agent due to settlement with commission agent। बच्चों हमने ना एक सेक्शन पढ़ा था 41, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ केसेस में आपकी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी चाहे आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस ना हो। इसको एक कमीशन एजेंट को कमीशन पे किया था जिसकी हमें मिल गई थी डिडक्शन। अब वो हमारा कमीशन हमें वापसी मिल गया। वो वापसी इसलिए मिल जाता है, कोई भी खर्चा कोई भी लॉस जिसकी आपको डिडक्शन मिली हुई है और किसी कारण से उस पर्सन से वो पैसे हमें वापसी मिल जाते हैं, तो वो आपकी सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है? बिजनेस इनकम। तो ये बच्चों ऐड होगा क्योंकि इसने कुछ भी ये पॉइंट कंसीडर नहीं कर रखे। तो ये बच्चों 50,000 वापसी ऐड होंगे। इससे नेक्स्ट इसने हमें फिफ्थ पॉइंट बोला है 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। अब इसने ये अमाउंट घटा नहीं रखा क्योंकि वो तो कह रहा है कि हमने कुछ भी कंसीडर नहीं कर रखा। और 10,000 से ऊपर की पेमेंट जो गुड्स है ना उनके लिए हमने पेमेंट की है 25,000 कैश, तो मैं कहूंगा ये खर्चा तो डिसअलाउड है और लिख भी नहीं रखा, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। 48(3) कहता है बच्चों 10,000 से ज्यादा की जो पेमेंट है ना वो आपको करनी है किससे? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। तो उसने इसको कंसीडर नहीं कर रखा और पे कर रखे हैं कैश, तो हम कहेंगे कि ये अमाउंट लेस ही नहीं होना। अगर ये प्रीवियस पीरियड का होता ना कि पिछले ईयर का, तो ये इनकम बन जाती, लेकिन ये बात तो इसको क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं तो क्रेडिटर का मतलब करंट लायबिलिटी, जिनसे अभी खरीदते हैं एक आधे महीने बाद क्या करनी होती है? पेमेंट। इससे नेक्स्ट बच्चों, incurred loss of rupees 1,17,500 from eligible transaction carried out in respect of trading in derivative in recognized stock exchange। तो इसकी ना एलिजिबल ट्रांजैक्शन है, इसने ट्रेडिंग की है डेरिवेटिव्स में। बच्चों शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, डेरिवेटिव हो गए, कमोडिटी हो गई, जब तक आप उसमें डील नहीं करते, ये तो एक मैन्युफैक्चरर है तो वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो कैपिटल गेन का मैटर है। और लॉस है तो कैपिटल लॉस है। इसने ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे में परचेस करके सेम डे में बेच देना। विद इन 3 डेज अगर आप बेच देते हो डेरिवेटिव, कमोडिटी, शेयर्स, तो वो ट्रेडिंग बोली जाती है। तो आपका लॉस कौन सा माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मेरे से कोई पूछे बिजनेस इनकम में क्या होगा, मैं कहूंगा वहां तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास अदर कैपिटल गेन हुए तो वहां से ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, पर ना हुए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल इनकम निकालनी है। लेकिन बिजनेस इनकम निकालती बार इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ना तो हमें इस पॉइंट का कुछ करना है ना ही इस पॉइंट का कुछ करना है। इसे नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2 लाख ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड ऑफ मैसर्स रामजी टेक्सटाइल। तो ये ना पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में और वहां से इसको मिला है इंटरेस्ट 2 लाख रुपए 15% से, क्योंकि जो डीड में लिखा है। तो हमने ये पढ़ा था 40(b) में कि जितना डीड में लिखा है या 12% पर एनम, दोनों में से जो कम वो इनकम मानी जाएगी। फर्म को खर्चे के तौर पर अलाउड होगा और पार्टनर के हैंड में बिजनेस इनकम, तो ये इसकी बिजनेस इनकम है। तो अभी जो ऊपर बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा। और इसके बाद देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, शी स्लीपिंग पार्टनर इन रामजी टेक्सटाइल। बच्चों सैलरी जो होती है ना, सैलरी की इनकम सिर्फ वो स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड नहीं होती। ये थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्लीपिंग पार्टनर से क्या लिंक है? तो हम कहेंगे 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट मिला है 15% से 12% से वो इसकी क्या बन जाएगी? इनकम। तो ये बच्चों अभी हम अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं 4/5 1,60,000।
तो इसने इंक्लूड नहीं कर रखा ऊपर कोई भी ये पॉइंट, तो ये ऐड हो जाएगा। और इससे आगे, शी रिसीव्ड 60,000 by premature withdrawal from deposit including interest 5,000 in post office time deposit eligible for deduction under section 80C। बच्चों जब हम 80C में ना बैंक में पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो वो 5 ईयर से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 80C की डिडक्शन गवर्नमेंट दे ही इसलिए रही है कि साथ में लॉक इन पीरियड है। ये नहीं कि आप अभी जमा कराओ 10 दिन बाद निकलवा लो, भाई डिडक्शन तो ले ली। जब उन्होंने 5 ईयर टाइम डिपॉजिट कहा है तो 5 ईयर टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, 5 साल तक आप उस पैसे को विड्रू नहीं कर सकते। तो इसने तो प्री मैच्योर बोला है, तो उस पीरियड से पहले विड्रू कर लिए हैं अमाउंट। अब 60,000 रुपए जो विड्रू किए उसमें 5,000 इंटरेस्ट के हैं, तो हम कहेंगे पहली चीज जो ये 60,000 है, चाहे 5 अलग करो चाहे ऐड करके चलो, ये कुल मिलाकर उसकी प्रीवियस ईयर की क्या बन जाएगी, इनकम। आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कह सकते हो, और पूरा का पूरा टैक्सेबल 55 + 5 कह के कर लो या 60,000। और बच्चा कई बार कहता है सर पोस्ट ऑफिस में ये जो टाइम डिपॉजिट है इसकी आगे 80TT की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बच्चों वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट की नहीं मिलती डिडक्शन, समझ गए ना। विड्रॉ कर लिया तो बच्चा कई बार कहता है सर 80TT की डिडक्शन, TTB की तो मिलनी नहीं है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है। इससे आगे है बच्चों, शी सोल्ड हर गोल्ड ब्रेसलेट मतलब ज्वेलरी यूज बाय हर फॉर पर्सनल पर्पस। बच्चों ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट होती है, चाहे वो पर्सनल इफेक्ट ही क्यों ना हो। ऑन 1 मई 2021 कितने की सेल की है, 5 लाख की, विच वाज एक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 1 मार्च 2005। ए डायमंड वाज एम्बेडेड ऑन टू द ब्रेसलेट ऑन 1 मई 2007 फॉर 50,000। याद क्या रखना है कि इसने ये गोल्ड ब्रेसलेट अपना बेचा है, इसको जब खरीदा था तो 40,000 रुपए का, और इसके ऊपर जब डायमंड एम्बेडेड किया था 50,000 रुपए का। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा हो गया है परचेस हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसका पीजीबीपी में कोई लिंक नहीं है, लेकिन जब कैपिटल गेन की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बच्चों ये कंसीडर होगा। हम इसे आगे बढ़े। She received a gold chain bullion worth 55,000 FMV from her cousin, daughter of uncle। पहले आप सिर्फ ये बताओ कि कजन जो है वो रिलेटिव में आती है या नहीं आती, नहीं आती, तो हम यहाँ कहेंगे ये 55,000 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि एक तरह से गिफ्ट मिल गया विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मूवेबल एसेट है, तो 55,000 रुपीज अदर सोर्सेज की क्या बन जाएगी, इनकम। लेकिन बीनस इनकम निकालती बार इसका कुछ भी नहीं। पर इससे आगे, शी इनकर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, एसटीटी इज पेड ऑन सेल एंड परचेस ऑफ शेयर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी होता है ना बच्चों, चाहे आपको 112A वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो वहां से ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, और अगर नहीं वहां भी लॉस आएगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसे आगे 12th पॉइंट, शी डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹50,000 विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर एज 70 ईयर डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। आप याद करो बच्चों, अगर डिसेबल होता है ना डिपेंडेंट, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 रुपए की है, और अगर सीवियर डिसेबल है तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हो जाती है 1,25,000। तो ये इसकी मदर जो है वो सीवियर डिसेबल है, और सीवियर डिसेबिलिटी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 80DD की 1,25,000। एक्सपेंस को कंसीडर नहीं किया जाता। और इससे नेक्स्ट, शी परचेज द न्यू रेजिडेंशियल हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पेड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1,55,000। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे पे करते हैं, तो 80C की क्या मिलती है, डिडक्शन, जो उसने अपने नाम पर प्रॉपर्टी को कराना था। लेकिन 80C की मैक्सिमम लिमिट है बच्चों कितनी, 1,50,000। तो 1,50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। आगे कह रहा है बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिसिस निशा for the assessment year 22-23 ignore the provision of section 115 BAC। मतलब नॉर्मल प्रोविजन से इनकम कंप्यूट करनी है। अगर ये 115 BAC कहता तो उस केस में एक तो 80C to 80U की जो डिडक्शन है वो ना मिलती, प्लस जो आपने बिजनेस इनकम में एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ना वो नहीं मिलता। लेकिन उसने कहा नहीं,
तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। गिव ब्रीफ नोट वेयर एवर नेसेसरी। बच्चों नोट हर जगह पर बनेंगे, चाहे वो डेप्रीशिएशन की कंप्यूटेशन हो या कोई भी पॉइंट हो, वो सबके नोट आपको देने पड़ेंगे। ब्रीफ नोट ही देते हैं हम, 1 लाइन 2 लाइन में, और उसका साथ में रेफरेंस भी देंगे। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं हम। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, क्योंकि जब आप टैक्स पेएबल कंप्यूट कर रहे होते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी टोटल इनकम कंप्यूट होती है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता है ना तो इस पर्सन की कोई सैलरी इनकम है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है। पीजीबीपी से रिलेटेड पॉइंट हैं, तो पहले पीजीबीपी का कर देते हैं, उसके बाद कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की इनकम कंप्यूट करेंगे। तो हमने यहां लिखा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें दे रखा है बच्चों 5,61,000। अब आपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। उसने हमें बोला कि जो डेप्रीशिएशन है ना, वो हमने डेबिट ही नहीं कर रखा, तो हम कहेंगे अब लेस करो। फिर अगर अभी तक नहीं लेस कर रखा तो अब बच्चों हम डेप्रीशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने जैसे सीख रखा है वैसे ही लिखेंगे। एक ही ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का, हमने लिख दिया। रेट जो है डेप्रीशिएशन का वो 15%। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं WDV एज ऑन 1/4/2021 4,75,000। एक एसेट परचेज की है 3 जुलाई को, तो पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है। सब्सिडी मिली है वो इसी में साथ में ही लिख लेंगे, एसेट परचेज एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये जो एसेट है ये है 7,25,000, लेकिन आप कहेंगे बट सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीव्ड ₹1,45,000। ये मैंने 7,25,000 का 20% किया है बच्चों। सो एक्चुअल कॉस्ट इज 725 माइनस 145 इक्वल टू 5,80,000। सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 43 सेक्शन है, लेकिन आपको कहीं कोई भी जगह पर मेंशन करना ही नहीं है। तो ये बच्चों मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये टोटल आ गया हमारा 10,55,000। अब इसमें से आप लेस करो। इसे ना एक मशीन बेच दी है, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ 1 ओल्ड मशीन। ये जो है 75,000 की सेल की है, इसमें से लेस कर दिया हमने। अमाउंट बचा 9,80,000। दैट इज यूर WDV एज ऑन 31 मार्च 2022। अब आप इसके ऊपर लगाने वाले हैं डेप्रीशिएशन। मैंने कहा पहले नॉर्मल बताओ, आप कहोगे ऑन 9,80,000। वो तो पूरे पे लगना है ना बच्चों, बात ही ओवर 15%। लेकिन जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो सिर्फ न्यूली परचेज के ऊपर लगना है, जो 5,80,000 की है बच्चों, 20%। तो हमने इसको सोल्व किया, 1,47,000, 1,16,000 और दोनों का कर दिया टोटल। आप चाहें तो वहां पर नॉर्मल डेप्रीशिएशन अलग लेस करें, एडिशनल डेप्रीशिएशन अलग लेस करें, और या फिर दोनों का टोटल करें। नोट की हमने रेफरेंस देनी है बच्चों 2,63,000, ये टोटल डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 2,63,000 नोट 1। नोट 1 से वो जाकर चेक कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, जो सब्सिडी मिली है उसको कोष में से लेस कर दिया, हो गए 2 पॉइंट। आगे बढ़े। ये जो जॉब चार्जेस पे किए हैं इसका 70% ही अलाउड होगा। क्यों? 40A1A सेक्शन अप्लाई होगा। अगर ये पूरा लेस हुआ होता तो 30% ऐड होता। अब ये कुछ भी नहीं कर रखा इसने, तो हम लेस कर देंगे। तो हमने ऐसे लिखा अमाउंट पेड एज जॉब चार्जेस। यहां हम लिखेंगे अलाउड अप टू
70% of such expense because tax was not deducted and according to section 40A1A, वो भी आपको तब जब याद हो, नहीं तो आप लिखेंगे सो 30% एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन का रेफरेंस तो तभी देना होता है जब याद है। 30% ऑफ 90,000 इज डिसअलाउड। तो अगर वो 30% डिसअलाउड है तो अलाउड कितना हो रहा है? 70%। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद जो ये इसने कमीशन पे कर रखी है एजेंट को, पहले डिडक्शन मिली हुई है, अब वापस इनकम बन जाएगा 50,000, लिख देते हैं कमीशन पेड अर्लियर allowed as deduction in earlier assessment year now received back। तो ये इनकम हो जाती है बच्चों बिजनेस की। सेक्शन को मेंशन करना नहीं है, 41 सेक्शन। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। इसे आगे बढ़े। 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश, तो ये नोट में आएगा। क्या लिखोगे कि 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है, आपने अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस के थ्रू नहीं की, तो इसलिए खर्चा डिसअलाउड है, और क्योंकि ऑलरेडी डेप्टेड नहीं है तो हम इसका कुछ भी नहीं कर रहे, तो यही लिखेंगे। नोट सेकंड, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश इज नॉट allowed under section 40A3 because payment is more than 10,000 and not paid through prescribed modes। और कैसे पे नहीं की? प्रेस्क्राइब मोड से। नेक्स्ट है बच्चों इनकर्ड लॉस ऑफ 1,17,500, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अभी हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, पी लिख रहा हूं इसलिए। कैपिटल गेन आते ही इसको लेस कर देंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी सेट ऑफ हो जाता है और शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि हमने आगे पढ़ लिया है जो ज्वेलरी बेची है वो 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बेची है। उसके अलावा कैपिटल गेन तो कोई है नहीं, लॉस जरूर है आगे भी। आगे कहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2 लाख। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना बच्चों, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है। उसने इंक्लूड कर नहीं रखा जो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिला है, लेकिन हम कहेंगे कि डीड में जितना लिखा है या 12% पर एनम, दोनों में से जो कम है वो अलाउड होगा। तो लिख देते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म सब्जेक्ट टू सेक्शन 40 स्मॉल बी। अब 40 स्मॉल बी कहता क्या है? allowed up to 12% per annum or mention in deed whichever is less, दोनों में से जो कम हो। 2 लाख रुपीस हमें बच्चों दे रखा है, 15% इंटू 12%, तो बच्चों ये 1,60,000 ऐड करो वापस। तो ये बच्चों हमारा 7th पॉइंट हो गया। इसके बाद शी रिसीव्ड 60,000 प्री मैच्योर विड्रॉल अदर सोर्सेज की इनकम है, अभी लिख देंगे। इसके अलावा गोल्ड ब्रेसलेट बेचा है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 10th पॉइंट में है ही आपकी अदर सोर्सेज की इनकम। 11th पॉइंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और जो 12th और 13th पॉइंट है वो डिडक्शन से रिलेटेड है। तो हमारी बिजनेस इनकम से रिलेटेड सब कुछ हो गया, तो हमने पहले इसी को कंप्यूट किया। एड वाले 2 ही पॉइंट है बच्चों, 2,10,000। ये टोटल अमाउंट हो गया 7,71,000, और लेस वाले भी 2 ही पॉइंट है बच्चों, 3,26,000। आप जस्ट लेस करो, ये आपकी आ गई टैक्सेबल बिजनेस इनकम 4,45,000। सेकंड बच्चों हम लोग आ गए कैपिटल गेन्स पे। सबसे पहले ज्वेलरी को देखो। ज्वेलरी इसने 5 लाख रुपीस की सेल की है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000 है। 2004-5 का CII यूज होगा, क्योंकि 1 मार्च 2005 में, और इम्प्रूवमेंट पे 50,000 खर्च किए हैं। उसके लिए जो CII है वो 7-8 का यूज होगा। ऊपर तो मतलब 21-22 का आएगा। तो एक बार करते हैं कंप्यूट। आप यहाँ लिखेंगे ज्वेलरी। सबसे पहले
ग्रोस सेल कंसिडरेशन 5 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है बच्चों तो नील। ये बच्चों लेस करने के बाद नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से आप दोनों चीजें लेस करो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चों 40,000, ऊपर 317 और नीचे 45 का हमें दे रखा है 113। इसी तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 50,000 इंटू 317 अपॉन में 129। तो बच्चों हमने किया कंप्यूट 1,12,212.38 है, तो बच्चों इग्नोर किया। और ये आ रहा है बच्चों 1,22,868। बस इन दोनों का कर लो टोटल 2,35,080। ये बच्चों हमने इसमें से लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 2,64,920। दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एक तो आपका 11th पॉइंट के अंदर है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लेस सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 75,000। इसको सेट ऑफ करने के बाद अभी तो इनकम है 1,89,920। अब इसमें से लेस करो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सेट ऑफ जो 6 पॉइंट में है बच्चों, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव के कारण हुआ है 1,17,500। ये बच्चों हमने लेस कर दिया 72420। दैट इज यूर LTCG। ये आपकी कैपिटल गेन हेड की इनकम आ गई। अब सिर्फ अदर सोर्सेज रह गए, उसके बाद हमें डिडक्शंस लेस करनी है। थर्ड नंबर पे बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो बच्चों हमारा 8 पॉइंट है, ये जो प्री मैच्योर विड्रॉल किया है डिपॉजिट से 60,000 अदर सोर्सेज की इनकम, तो लिख देते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम टाइम डिपॉजिट फॉर विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C was claimed earlier। पहले उसी के लिए डिडक्शन ले रखी और अब आपने प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया, तो मैं कहूंगा ये तो अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। ये बच्चों 9 पॉइंट हो चुका है हमारा। 10th जो इसको कजन से ये गोल्ड चेन मिली है, तो ये हो गया गिफ्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। और एग्रीगेट अमाउंट देखा जाता है 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है, तो यहां हम लिख देंगे गिफ्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। तो यहां आप इसके नीचे लिख देते हैं ज्वेलरी रिसीव्ड फ्रॉम हर कजन 55,000। ये बच्चों 1,15,000। बस अब आप तीनों का टोटल करो, ये अब आ जाएगी हमारी ग्रोस टोटल इनकम 4,45,000 72420 प्लस 1,15,000 बच्चों 6,32,420। अब आप डिडक्शन लो, हमने यहां लिखा डिडक्शन अंडर सेक्शन। पहले बच्चों 80C लिख लो, जो इसने रजिस्ट्री कराई है, तो हम यहां लिखेंगे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस 1,50,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, ये तो बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1,25,000। 2,75,000 हमने लेस कर दी, ये आ गई हमारी टोटल इनकम 3,57,420। अब हमें इसका टैक्स पेबल फाइंड आउट करना, तो ये जो 357,420 है ना, इसमें से 72420 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर फ्लैट रेट से 20% लगना है। तो बाकी इनकम रह गई 2,85,000। तो हमने यहां लिखा ऑन अदर इनकम 2,85,000। फर्स्ट 250 पे बच्चों नील, और नेक्स्ट 35,000 पे 5% 1750 ऑन LTCG
जो कि है 72420, उसका बच्चों 20%, 14484 बच्चों टोटल कर दो 16234, इसमें से लेस करो आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि होती है इनकम या 12500, दोनों में से जो कम हो, तो 12500 हमने लेस कर दिया, अमाउंट बच गया बच्चों 3734, इसके ऊपर ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 149.36, ये बच्चों हमने ऐड कर दिया 3883.36। अब आपको पता है जो आपका टैक्स पेएबल है वो राउंड ऑफ होता है बच्चों 10 के मल्टीपल में, तो हमने यहां लिखा टैक्स पेएबल राउंडेड ऑफ, सेक्शन याद हो तो लिख देना 288B, अदरवाइज नीड नहीं, 3880 ये टैक्स पेएबल आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का हो गया। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट टीडीएस का हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कोई इन्होंने ज्यादा नहीं घुमा रखा क्वेश्चन में। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू असेसमेंट ईयर 22-23। तो पहला बच्चों केस, XY a partnership firm is selling its product R through e-commerce platform provided by AB Limited, e-commerce operator। अब ये जो AB Limited है ये इको है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, और XY जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, एक तरह से ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट। प्रोविजन क्या है बच्चों, 194O सेक्शन अप्लाई होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है अगर वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करता है ईयर के दौरान, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 1% से इको को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टैक्स डिडक्ट करना। अगर कुछ डायरेक्टली पेमेंट कस्टमर से भी सेलर को हो जाती है, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट के अंदर। तो ये कह रहा है एबी लिमिटेड मतलब इको credited in its books of account the account of XY on 28 February 2022 by a sum of 4,90,000 for sale of product R made during the month February 2022। इको के थ्रू ना इनका सामान बिका है 4,90,000 रुपए का, इसलिए इको उसका अकाउंट गिवर मानकर क्रेडिट कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहता है मिस्टर राय हु परचेज प्रोडक्ट आर थ्रू प्लेटफॉर्म, एक कोई मिस्टर राय है, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से ही सामान खरीदा है, प्रोवाइडेड बाय एबी लिमिटेड, मेड पेमेंट 60,000 डायरेक्टली टू XY ऑन 21st, लेकिन पेमेंट सीधी सेलर को कर दी, पार्टिसिपेंट को कर दी, तो वो तो इंक्लूड होगी 490 और 60, टोटल अमाउंट कर रहा हूं बच्चों, तो ये बन रहा है 5,50,000, 5 लाख से ऊपर हो गया। 194O सेक्शन इफेक्टिव हो जाएगा और 1% से इसके ऊपर क्या काटा जाएगा, टीडीएस, जो भी एग्रीगेट अमाउंट है। तो बच्चों मैं इसका 1% कर रहा हूं 5,50,000 का, तो 5,500। अब एक बार इसका प्रोविजन लिख देते हैं डिटेल में। हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, आप शॉर्ट में इको लिख लो, अंदर फुल फॉर्म लिख दो और बार बार फिर वही इको ही लिखते रहेंगे ताकि शॉर्ट में हो जाए। हैज मेड पेमेंट more than ₹5 lakh to e-commerce participant, so section 194O shall be effective and eco will deduct tax at source at the rate of 1% of 5,50,000 जो टोटल पेमेंट है। सो टीडीएस अंडर सेक्शन 194O 1% ऑफ 5,50,000 बच्चों 5,500, ये हो गया। सेकंड है बच्चों, एबीसी लिमिटेड इज ए प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। अब ये एक प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड नेचुरल गैस, इसने गुड्स बेची है वर्थ 26,50,000 टू मैसर्स डीप कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म
इट आल्सो इनकर्ड 170H फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो चाहे उसने फ्रेट के नाम से 170 भी चार्ज किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट रेज द इनवॉइस क्लियरली सेग्रीगेटेड द वैल्यू ऑफ गैस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो बच्चों इसके केस में ना सेक्शन 194C इफेक्टिव होता अगर ये अमाउंट, अगर ये गुड सप्लाई ना कर रहा होता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा होता। क्योंकि गुड्स भी सप्लाई की जा रही हैं तो ये सेल माना जाएगा और सेल के ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी। 194 क्यों इफेक्टिव होता है सेलर के केस में? 194 क्यों इफेक्टिव होता है? जब बायर सेलर को 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट करता है, तो ये तो उससे भी कम है। तो कुल मिलाकर यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे हियर एबीसी लिमिटेड हु इज प्रोड्यूसर of natural gas sold natural gas worth rupees 26,50,000 to Messrs Deep Company, a partnership firm. However, section 194C shall not be applicable because here goods are sold by the producer. It does not matter that producer has collected freight सेपरेटली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने फ्रेट का अमाउंट सेपरेटली कलेक्ट किया है। ये बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो मतलब टीडीएस नहीं कटना था। थर्ड पॉइंट है बच्चों एबीसी एलएलपी पेड जॉब चार्जेस टू XYZ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन फैब्रिक सप्लाइड बाय एबीसी एलएलपी। तो मतलब मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है। और आगे कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एज अंडर। तो 194C एप्लीकेबल होगा। पहले ये समझो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पेमेंट की जा रही है वो एक पार्टनरशिप फर्म है। अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो 1% से टीडीएस कटता है और उसके अलावा कोई और हो तो 2% से टीडीएस कटता है। टीडीएस तब कटेगा जब सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है या फिर एग्रीगेट पेमेंट ईयर की 1 लाख रुपए से ज्यादा है या फर्स्ट बिल के अगेंस्ट 30 अप्रैल को पेमेंट हुई 27,000, नहीं कटेगा टीडीएस। यहाँ 30 जून को 57 नंबर बिल मतलब सेकंड बिल के अगेंस्ट पेमेंट हुई 25,000, नहीं कटेगा। 105 नंबर बिल के अगेंस्ट पेमेंट हुई 28,000, नहीं कटेगा क्योंकि तीनों केसेस में अमाउंट 30,000 से ज्यादा नहीं है। फोर्थ केस में वो 30,000 से तो ज्यादा है ही है। एग्रीगेट किया हमने बच्चों, मैंने इसका टोटल किया 1,12,000 हो रहा है तो वो 1 लाख से ऊपर है तो टोटल अमाउंट के ऊपर कटेगा। उस केस में अगर ये मान लो 1 लाख से अभी भी ऊपर ना होता फिर 32,000 पे डिडक्ट होता क्योंकि 30,000 से तो ज्यादा है ही है। टीडीएस तो डिडक्ट होना ही है, मेन है किस अमाउंट के ऊपर डिडक्ट होगा। तो एक बार बच्चों इसको अटेम्प्ट करते हैं। हियर एबीसी एलएलपी हैज पेड अमाउंट to contractor XYZ, a partnership firm. Section 194C shall be applicable in first 3 payments. Tax shall not be deducted because payment neither exceed rupees 30,000 in each case and nor aggregate amount exceeded rupees 1 lakh। ना तो एक बार में पेमेंट हुई है 30,000 से ज्यादा पहले 3 केसेस में और ना ही एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज्यादा था। हाउएवर इन फोर्थ पेमेंट ऑन 30th December 2021
payment exceeded rupees 30,000 as well as aggregate amount exceeded rupees 1 lakh. So TDS under section 194C 2% of total amount, जो कि किसके बराबर है, 1,12,000 के बच्चों, तो टीडीएस कितना कटेगा, 2240, ये लिखना है। बी पार्ट है बच्चों, मिस्टर हर्ष फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। बच्चों ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। जब आपको पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है और नीचे लिख रखा है सेम वाज अलाउड टू द फर्म, फर्म के लिए वो खर्चा है, अगर फर्म को अलाउड हुई है सेक्शन 40 स्मॉल बी के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए भी वो टैक्सेबल इनकम है। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है बच्चों, सेक्शन 40 स्मॉल बी। ये अमाउंट है बच्चों 8,50,000, कौन सी इनकम, पीजीबीपी की इनकम। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज हेल्ड फॉर 12 मंथ्स एसटीडी पेड ऑन सेल एंड एक्विजिशन। तो बच्चों ये लॉस बता रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स के केस में 12 मंथ्स का पीरियड देखा जाता है, ये 18 महीने होल्ड करके सेल किए। अगर कैपिटल गेन होता ना तो 112 ए के अंडर आता, जिसमें 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और ऊपर वाले पे 10% टैक्स लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो सेम मैनर में सेट ऑफ होगा। आगे आई बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 5 लाख, तो ये जो लॉस है ना वो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन आता है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहीं और से हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म से ही नहीं हो सकता, और कोई हेड की तो बात ही नहीं है। तो जो बाकी 1 लाख रह गया, अगर मान लो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा, तो डेट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। आगे कह रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 14-15। एक बार बच्चों असेसमेंट ईयर के हिसाब से चलना, 14-15 ईयर का लॉस है असेसमेंट ईयर, तो मैं कहूंगा असेसमेंट ईयर 14-15 वाला लॉस अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, क्योंकि जिस ईयर से रिलेटेड होता है उसके बाद आगे 8 साल मिलते हैं। तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, तो ये 8वां साल है। तो मेरे से कोई पूछे अभी ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, मैं कहूंगा बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। ये रही बिजनेस इनकम आपकी 850, क्योंकि 8th ईयर है ना उसका, तो हो जाएगा सेट ऑफ। आगे बढ़े बच्चों हम, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड इन सेक्शन 35 एडी। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है और कहीं से नहीं, और इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इट विल बी कैरी फॉरवर्ड बच्चों। भले ही आपके ऊपर बिजनेस इनकम 250 है, लेकिन ये सेट ऑफ नहीं होगा। इसके बाद दे रखा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों सेक्शन 71 के एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसी को। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अप टू ₹2 लाख। ये 2,50,000 रुपए है, तो इसमें से कितना सेट ऑफ हो पाएगा, 2 लाख। अभी हमने देखा और तो कोई इनकम है नहीं, सिर्फ पीजीबीपी इनकम है, कैपिटल लॉस है अपने आप में, तो जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ये वहीं से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन कितना, 2 लाख। तो आप कहोगे सर जो बाकी का 50,000 है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि वो किसी और हेड की इनकम से मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख रुपीस बच्चों। इसके बाद इनकम फ्रॉम बैटिंग, ये बच्चों कैजुअल इनकम है, टैक्सेबल होगी और कोई भी लॉस इसमें से सेट ऑफ नहीं हो सकता अदर सोर्सेस। और ये जो लिख रखा है लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये तो इस कैजुअल इनकम में से ही नहीं होगा, कहीं और से भी नहीं होगा, ये डेड लॉस है, नाइदर बी सेट ऑफ नॉर बी कैरी फॉरवर्ड। आपसे पूछा क्या है, इसने कहा है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड शो द आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड और मिस्टर हर्ष फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो आपको 2 काम करने हैं, एक तो टोटल इनकम निकालनी है, तो बच्चों जब हम सेट ऑफ करके लिखेंगे कोई और डिडक्शन तो है नहीं, टोटल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके अलावा कौन कौन सी आइटम कैरी फॉरवर्ड होंगी वो सबसे नीचे भी लिख देंगे और साथ साथ भी लिख देंगे। तो एक बार बच्चों हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, जैसे हमने सीख रखा है ना वैसे ही करेंगे। सैलरी हेड की इनकम है ही नहीं बच्चों, जो ये सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म मिल रही है तो पीजीबीपी हेड की इनकम। दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी हेड से लॉस है, तो हम हेड तो लिखेंगे ना, यहां लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करना है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
2,50,000। इसमें से कितने सेट ऑफ हो रहे हैं बिजनेस इनकम से? 2 लाख। तो लिख देंगे सेट ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम पीजीबीपी इनकम सब्जेक्ट टू restrictions अंडर सेक्शन 71। सेक्शन 71 ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो 2 लाख तो हो गए आपके सेट ऑफ। बाकी का लॉस कितना रह गया? 50,000। तो लिख दो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड। ये नीचे एक बार दोबारा भी लिख देंगे ताकि कैरी फॉरवर्ड की एक लिस्ट बन जाए। आप इसके नीचे लिख सकते हो 4 8 असेसमेंट ईयर्स। इतना बहुत है बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इनकम तो सामने कुछ हुई नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेड हो गया हमारा पीजीबीपी। आप शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चों पीजीबीपी। अब अगर हम इसमें बात करें तो हमारे को सैलरी रिसीव्ड बता रखी है पार्टनरशिप फर्म से। हमने लिख दी सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 8,50,000। सबसे पहले बच्चों हम करंट ईयर की चीजें यहां से सेट ऑफ करेंगे। इसमें से बच्चों लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ होगा। जो ऊपर हमने लिखा है मैक्सिमम कितना अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं? 2 लाख। बाकी अमाउंट रह गया 6,50,000। और इसमें से हम लेस कर देंगे जो रोड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसका ये 8th ईयर है 6 लाख बच्चों बस। तो 50,000 रुपीज आपकी इनकम आ गई। और ये जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ये 35 AD वाला, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा इनफाइनाइट ईयर के लिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हमने यहां लिखा लॉस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD 3,50,000 शैल बी कैरी फॉरवर्ड। और साथ में आप लिख देंगे कि ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये कब तक के लिए होगा? फॉर इनडेफिनेट पीरियड, इनफाइनाइट ईयर के लिए बच्चों। इसे आगे बढ़े, हमारा बिजनेस हेड तो हो गया। थर्ड नंबर पे कैपिटल गेन्स। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ लैंड 5 लाख रुपीस। इसमें से आप सेट ऑफ करेंगे। आप यहां लिखेंगे सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। और यहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ LTCG, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। 5 लाख। तो इनकम तो नील हो गई। आप कहेंगे सर बैलेंस ये तो 6 लाख था, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चों ये 8 असेसमेंट ईयर के लिए होता है। फोर्थ वन बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें एक तो हमें दे रखा है जो इनको बैटिंग से इनकम हुई है, तो इनकम फ्रॉम बैटिंग कैजुअल इनकम है। इसमें से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ग्रोस 50,000। और ये जो लॉस फ्रॉम कार्ड गेम है इसके साथ लिख दोगे डेड लॉस, कि ना तो इसने सेट ऑफ होना है ना ही कैरी फॉरवर्ड, इसका कुछ भी नहीं। तो ये अब आपकी हो गई अदर सोर्सेस की इनकम। तो एक बार बच्चों हमने टोटल किया तो ये ऐड कर रहा हूं 1 लाख रुपए। यही आपकी GTI भी है और यही आपकी टोटल इनकम भी है। अब ये बता दो कि कौन कौन से अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए। तो हमने यहां लिखा लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अभी तो ऊपर लिख कर आए, एचडी लिख देने हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है 50,000 रुपये। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, जो बिजनेस किसके अंडर आते हैं? 35 AD 3,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स 1 लाख रुपये।
बस बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे करना था अटेम्प्ट। सी पार्ट है बच्चों क्लबिंग ऑफ इनकम का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है, एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं। मिस्टर सार्थक इज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ। इट कंसिस्ट ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ जूही, हिज मेजर सन अर्जुन एंड हिज माइनर डॉटर अदिति। मतलब 4 पर्सन है एचयूएफ में। मिस्टर सार्थक ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल इनकम टू द एचयूएफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। बच्चों 64(2) अगर कोई मेंबर अपनी पर्सनल इनकम को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है, पर्सनल एसेट्स को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है, तो वो जो इनकम होती है ना, वो उस ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड होती है। पर कल को एचयूएफ का अगर पार्टीशन हो जाए, देखो 1 अक्टूबर 2021, इसका मतलब पहले 6 महीने जो एचयूएफ को इनकम हुई वो क्लब होगी किसकी इनकम में? मिस्टर सार्थक, जो एक तरह से करता है, क्योंकि उस एचयूएफ में कौन कौन मेंबर है? वो आप है, उसकी वाइफ है, उसका मेजर सन अर्जुन है और उसकी माइनर डॉटर अदिति। तो मतलब वो करता है। तो मिस्टर सार्थक वैसे कर्ता की बात नहीं है, कोई भी मेंबर ट्रांसफर करेगा उसी की इनकम में क्लब होगी। कितनी? फर्स्ट 6 मंथ्स की इनकम, क्योंकि 1 अक्टूबर को एचयूएफ का पार्टीशन हो। सच प्रॉपर्टी बीइंग डिवाइडेड इक्वली, चारों में इक्वली बढ़ जाएगी। एचयूएफ का रूल यही होता है। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इज 1 लाख। अब एनएवी कितनी है प्रॉपर्टी की? 1 लाख। जानबूझकर एनएवी दे रहा है, उसको पता है बच्चा तो जल्दी जल्दी में होगा, गलत कर देगा। नेट एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के केस में 30% की पहले जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये पूरे ईयर की इनकम है 70,000 रुपए, उसमें से 35,000 तो पहले सार्थक के नाम पर सीधे क्लब कर दो। बाकी जो 35,000 है वो चारों मेंबर को 1/4 कर दो, तो 8750 ईच। अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसके अपने तो अपने लिए टैक्सेबल होना ही है, वाइफ वाले भी इसी में क्लब होंगे। जो माइनर डॉटर है ना, उसकी इनकम भी इसमें क्लब होगी, लेकिन 1,500 रुपए की 1032 की डिडक्शन देने के बाद 7250, तो ये सार्थक के नाम पर टैक्सेबल होंगे। मेजर सन की इनकम क्लब नहीं होती। पार्टीशन के बाद जो मेजर सन के हिस्से में प्रॉपर्टी गई उसको जो इनकम हो रही है वो क्लब नहीं होगी। तो एक बार इसको लिख देते हैं बच्चों, हियर मिस्टर सार्थक हु इज मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज कन्वर्टेड his self acquired house property to HUF. So according to section 64 subsection 2, income will be clubbed in the income of Mr. Sarthak. But if there is partition of HUF, then asset will be divided among members. Any income earned by his spouse and minor child shall be clubbed in the hands of individual, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसफरर, मतलब मिस्टर सार्थक। अब पार्टीशन 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है, तो पहले 6 महीने तो इनकम किसने कमाई है? एचयूएफ ने, वो तो सीधी ही क्लब हो जाएगी। तो पहले इनकम निकाल लेते हैं। आप यहां लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 21-22, नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A standard deduction 30% of NAV 30,000
तो ये बच्चों 70,000 इनकम हो गई। अब आप इस इनकम को डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने नाम लिखे, मिस्टर सार्थक जूही उसकी जो वाइफ है, अर्जुन उसका मेजर सन है, और अदिति जो उसकी माइनर डॉटर है। फर्स्ट 6 months आप लिखेंगे अप टू 1 October 2021 क्लब अंडर सेक्शन 64 टू 35,000। ये 35,000 तो सीधा 70,000 का आधा कर दिया। 70,000 6/12 नेक्स्ट 6 months इनकम, अगले 6 महीनों की इनकम 35,000 डिवाइड में 4, 8750 ईच। अब क्लब कर देते हैं। तो अब यहां लिखेंगे क्लब अदिति इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक। जैसे प्रॉपर्टी को इसी ने ट्रांसफर किया हो 6414 के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, आपको सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही लिख दिया। और ये इसके अलावा माइनर की इनकम क्लब्ड, ये बच्चों उसकी वाइफ जो है वो जूही की इनकम लिखनी थी, वो बाई चांस लिख दिया। क्लब्ड अदिति इनकम, ये माइनर डॉटर है इसकी। आफ्टर अलोइंग exemption under section 1032 रुपीज 1500, ये बच गया 7250। उसमें से पूरे हट जाए। ये टैक्स इम्प्लीकेशन आ गए कि किसके हैंड में कितनी इनकम आ रही है। टैक्सेबल अमाउंट नील 8750 59750। ये बच्चों आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड ए पार्ट बच्चों, ये अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन का मिक्स क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। मिस्टर ललित ए डीलर इन शेयर्स। अब याद ये रखना है कि ये शेयर्स में डील करता है, तो शेयर्स को बेचने पे इसको जो इनकम होगी, जैसे खरीद कर सेल करता है, तो पीजीबीपी हेड में ही होगा क्योंकि उसी में डील करता है। हैज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। तो इसने बताना शुरू किया। फर्स्ट वन, received a motor car 5 lakh as gift from his friend Sunil on occasion of his marriage anniversary। ये जो मोटर कार है ना बच्चों, नॉट कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये ना मूवेबल प्रॉपर्टी के मीनिंग में नहीं आती, नहीं आती तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। सेकंड है बच्चों कैश गिफ्ट 21,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड। अगर मैं इसको 4 से करूं मल्टीप्लाई तो 84,000, 50,000 से ऊपर है, अनरिलेटेड पर्सन से मिला है। टैक्सेबल कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस। इसे आगे बढ़े, लैंड एट जयपुर ऑन 1 जुलाई 2021 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड काबरा। इसका कोई फ्रेंड है, मतलब अनरिलेटेड पर्सन, इसको गिफ्ट मिला है लैंड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड की 6 लाख रुपए है उस डेट को। उसके फ्रेंड ने इसको परचेज किया था 2 लाख का। जब आपको गिफ्ट मिलता है ना, पुराने ओनर ने कितने में खरीदा ये रेलेवेंट नहीं है। और इवन जब आप आगे इसको बेचोगे तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले इसको गिफ्ट मानकर क्या कर रही है, टैक्सेबल 6 लाख रुपए को, जो उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। अब ये अदर सोर्सेज की आपकी क्या हो गई, इनकम। मिस्टर ललित परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर अभिषेक हु इज आल्सो ए डीलर इन शेयर्स। याद रखना है बच्चों, जब हम डील करते हैं ना किसी चीज में और हम किसी से सस्ते में खरीद ले तो वहां गिफ्ट का प्रोविजन नहीं लगता। गिफ्ट के प्रोविजन के लिए वो चीज एसेट होनी चाहिए। 1000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड 400 ईच ऑन 19 जून 2021, फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी 600 रुपए थी उस डेट को। तो इसका कुछ भी नहीं होना, आपके लिए कॉस्ट 4 लाख रुपए ही रहेगी। मिस्टर ललित सोल्ड दीज शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। इसने ना सबसे नीचे बच्चों सिर्फ इनकम 2 पूछ रखी है, एक तो अदर सोर्सेज की और दूसरा कैपिटल की। इसलिए इसने जानबूझकर बताया ही नहीं कि ये शेयर्स बेचे कितने के, क्योंकि इसको पता है बिजनेस इनकम निकलवानी नहीं है। लेकिन अगर बताया तो जो इनकम आती वो कौन सी आती बच्चों, पीजीबीपी हेड की। तो मेरे से कोई पूछे ये 6 लाख वाले 4 लाख के मिले, वहां क्लियरली लिख रखा है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा
जो खरीदने वाला पर्सन है वो उसी में डील करता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट तो वही है जितने में उसने खरीदा है। तो 600 का कोई लिंक नहीं है, और इवन पूरे पॉइंट का भी कोई लिंक नहीं है। नोट में लिख देंगे कि ये इनकम जो है वो कहाँ चार्जेबल होगी, पीजीबीपी हेड में। हम बच्चों आगे बढ़े। फर्दर ऑन 1 नवंबर 2021 Mr. Lalit took possession of his residential house booked by him 2 year back at 20 lakh। अब ध्यान देना बच्चों, इसने ना कोई रेजिडेंशियल हाउस बुक कर रखा था, उसकी अब इसको पोजेशन मिली है 1 नवंबर 2021 को, और जबकि इसने बुक 2 साल पहले कर रखा था। अब इसको 20 लाख रुपए का मिला है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 1 नवंबर 2021 जिस दिन पोजेशन मिली है उस दिन तो है 32 लाख, लेकिन जब बुकिंग कराई थी तो 24 लाख था, और इसने 1 लाख रुपए उस टाइम पे एडवांस दिया है अकाउंट पे चेक से डाउन पेमेंट, तो पेमेंट हो गई एग्रीमेंट की डेट पर। एग्रीमेंट की डेट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अब मेरे से कोई पूछे चलो आपकी ये बात हमें समझ आ गई कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये वाली लोगी, अब क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर्ड होगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। कैसे? देखो 24 लाख रुपए अगर मैं देखूं 20 लाख रुपए से 4 लाख रुपए ज्यादा है, गिफ्ट का प्रोविजन लगेगा ना, 4 लाख रुपए ज्यादा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 24 लाख है और एक्चुअल में आपको मिली 20 लाख है, आप उसका 10% करो 20 लाख का, जो एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन है ना उसका 10% करो, क्योंकि डिफरेंस जो है अगर वो 50,000 और जो 10% ऑफ कंसिडरेशन है जो कि 2 लाख, उन दोनों में से ज्यादा से भी ज्यादा है, जैसे यहाँ 4 लाख रुपए है, तो वो अमाउंट गिफ्ट मानकर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर ये आगे बेचता तो इसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 24 लाख है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। 32 लाख का यहाँ कोई लिंक नहीं। लेकिन अगर इसने कुछ भी एडवांस ना दे रखा होता तो 32 लाख कंसीडर होता। इससे आगे ही रिसीव्ड ए शॉप मतलब बिल्डिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 150 एंड कैश 50,000 इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी इन प्रपोर्शन ऑफ इस शेयर कैपिटल। अब बच्चों ये शेयर्स में डील करता है, 1.5 लाख रुपए प्लस 50,000, एक कोई प्राइवेट कंपनी है उससे इसको एसेट मिली है, तो मैंने कहा 2 लाख रुपए की। अब ये इसकी बिजनेस इनकम जनरेट करती, लेकिन इसने बोला है द बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी एट्रीब्यूटेबल टू हिज शेयर, जो कंपनी के पास जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हैं ना इसके हिस्से के उसमें बनते हैं 1/25। तो अगर एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है एसेट तो जितना उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा होता है वो शेयर होल्डर के हैंड में डीम डिविडेंड बन जाता है बच्चों। अंडर सेक्शन 222C के अकॉर्डिंग तो 1,25,000 2 लाख रुपए में से तो क्या है, डीम डिविडेंड। अदर सोर्सेज की इनकम 75,000 पीजीबीपी हेड में आएगा। पीजीबीपी हेड का हमें कुछ करना नहीं है, तो ये 1,25,000 अदर सोर्सेज में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल डीम डिविडेंड मानकर। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसको ना अभी पीछे प्लॉट मिला था 6 लाख का अपने फ्रेंड से गिफ्ट में, और 1 मार्च 2022 को देखो ये लिख रखा 1 जुलाई 21 को इसको लैंड मिला था गिफ्ट अपने फ्रेंड कापरा से, और इसने वही लैंड 8 लाख रुपए का विद इन 1 ईयर बेच ही दिया। तो 2 साल से पहले अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये जानबूझकर सीआईआई दे रहा है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो इसका कोई लिंक नहीं। 8 लाख में से 6 लाख घटाएंगे 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और अब आपसे कह रहा है कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर ललित चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो एक बार बच्चों करते हैं अटेम्प्ट। ये पार्ट बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, क्योंकि पहले हेड ना कैपिटल गेन का आता है तो हम पहले उसको लिखेंगे, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बस दोनों की इंडिविजुअली इनकम पूछी है उसने हमसे फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बच्चों एक ही पॉइंट है, इसको लैंड गिफ्ट किया था ना 6 लाख रुपए का, इसने आगे बेस कितने का दिया है 8 लाख रुपए का बस। तो हम यहां लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, यहां आप लिखो ग्रोस सेल कंसिडरेशन 8 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील, कोई है ही नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन 8 लाख, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख,
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपीस। ये बच्चों कैपिटल गेन हेड की इनकम आ गई। अब आप आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक एक करके पॉइंट करने हैं बस, और जो पीजीबीपी की इनकम है उसको नोट में लिखना है क्योंकि उसने हमसे पूछी ही नहीं। तो सबसे पहले इसको जो ये मोटर कार गिफ्ट में मिली है ये टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि मोटर कार किसमें कवर नहीं होती, मूवेबल प्रॉपर्टी भी। तो हम यहां लिख देंगे गिफ्ट ऑफ मोटर कार रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, वैल्यू ₹5 लाख। सामने लिखेंगे नोट टैक्सेबल, रीजन बताएंगे कार इज नॉट कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग दे रखा है वो उसमें तो कवर ही नहीं होती, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद जो कैश गिफ्ट मिले हैं बच्चों वो टैक्सेबल, आप लिखो गिफ्ट इन मनी, उसके अंडर लिख दो, और कोई गिफ्ट मिला ही नहीं है मनी में, आप यहां लिखो कैश गिफ्ट फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। तो 21,000 रुपए के हिसाब से 4 फ्रेंड से 84,000, तो ये अमाउंट बच्चों टैक्सेबल। इसके अलावा लैंड मिला है तो लिखो गिफ्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट वाला पॉइंट भी आएगा, पहले विदाउट कंसिडरेशन। तो ये जो लैंड इसको फ्रेंड से मिला है ना, लैंड एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, अमाउंट है बच्चों 6 लाख रुपीस। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट। ये जो इसने अपने फ्रेंड से परचेज किए हैं, जो भी डीलर है, तो वो इसके लिए इस हेड का कोई मैटर नहीं है, अदर सोर्सेज का भी और कैपिटल गेन का भी। तो हम यहां लिख देंगे परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड as stock in trade because he is a dealer in shares and securities. So section 56 shall not be applicable. जो गिफ्ट का सेक्शन 56 है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता। एनी अमाउंट अर्नड बाय हिम बाय these shares shall be chargeable under the head PGBP। ये ध्यान रखना है बच्चों, इसलिए यहाँ कोई कंप्यूटेशन नहीं हो रही, इसलिए उसने हमें सेल वैल्यू दी नहीं। नेक्स्ट बच्चों, जो इसने रेजिडेंशियल हाउस 2 साल पहले बुक किया था, उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना बुकिंग की डेट पर, वो 4 लाख रुपए ज्यादा है एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन से, तो वो गिफ्ट हो गया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। और आप कहेंगे कि जो 4 लाख रुपीस हैं, हम यहां लिख देंगे गिफ्ट ₹4 लाख, 24 लाख माइनस 20 लाख, साथ में लिख दो चाहे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू परचेज कंसिडरेशन, हियर इट इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टू, दोनों से ज्यादा होना चाहिए। पहला बच्चों आप क्या कहेंगे यहां पर 50,000 रुपए, और सेकंड नंबर पे 10% ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो कि कितना है 20 लाख, 2 लाख रुपए। अब आप 50,000 और 2 लाख ज्यादा देखो, 2 लाख 4 लाख उससे ज्यादा है, तो ये 4 लाख क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। 1.5 लाख रुपए आपको शॉप मिली है उस कंपनी से, 50,000 कैश मिले हैं, तो मैंने टोटल किया 2 लाख। किस कारण से? कंपनी का लिक्विडेशन हो गया था, इस कारण से। अब हमने शेयर खरीद रखे हैं, उसकी कॉस्ट तो बताओ, वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपसे पीजीबीपी की इनकम पूछी कब है, आपसे तो कौन से हेड की इनकम पूछी है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब बच्चों इसको टोटल 2 लाख रुपीज मिले हैं उस प्राइवेट कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसेस में, जिसमें से 1,25,000 रुपए उसके हिस्से के जनरल रिजर्व के बता रहा है, तो मैं कहूंगा ये तो डीम डिविडेंड अदर सोर्सेज की इनकम। बाकी 75,000 पीजीबीपी हेड में चार्जेबल है, उसकी इनकम हमसे पूछी नहीं है।
हम लैंड का पहले ही कर चुके हैं, बस इसको करते ही हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगी। नोट हमने बना दिए हैं, तो लिखा बच्चों हमने डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C 1,25,000। आप पहले टोटल कर दो, अभी नोट लिख देते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गई 12,09,000। पर बच्चों हम नोट लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन liquidation of company 2 lakh less amount attributable to accumulated profit chargeable as deemed dividend under section 222C 125 remaining chargeable under PGBP। और वहां पर कंप्यूटेशन होगी कि कितनी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट होती है, तो वो तो हमसे पूछी नहीं है, तो बस ऊपर हमने इनकम कैलकुलेट कर दी। बी पार्ट है बच्चों, इसने ना हमसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है। मिसिस श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन, इज करंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 डेज। एक बार बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस का याद कर। बेसिक कंडीशन पहली है उसका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है उसका स्टे प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा हो, और उससे पहले के 4 सालों में टोटल स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा हो। लेकिन 2 पर्सन एक्सेप्शन में आते हैं। सेकंड वाला एक्सेप्शन है कि अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन है और परमानेंटली इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो ये तो एक्सेप्शन में है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने कंसेप्ट दे रखा है कि अगर उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख रुपए से अगर ज्यादा है, तो उसके ऊपर कंडीशन लग जाएगी एक और कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 120 डेज से ज्यादा हो, 120 डेज या उससे ज्यादा हो, और पहले के 4 सालों में ये बता रखा शी इज इन इंडिया फॉर 200 डेज, 100 डेज, 76 डेज और 45 डेज। तो मैं टोटल कर रहा हूं तो 421 डेज बन रहे हैं, मतलब 365 दिन से ज्यादा है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 रिस्पेक्टिवली हर एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। एनुअल इनकम इसने हमसे निकलवानी नहीं है, इसने सिर्फ ये बताना है कि इंडियन सोर्सेज से इनकम, ऐसे बोलते हैं इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो मतलब इंडियन सोर्सेज से इनकम और वो इनकम जो आप इंडिया के बाहर से कमा रहे हो जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इधर इंडिया से है, तो उनको इंक्लूड करके अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो मैंने यहाँ देखा इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन यूएई, नहीं ये फॉरेन सोर्सेज से है। इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई, फॉरेन सोर्सेज से है। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यहीं से है। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल कहां से है, इंडिया से है। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, ये भी तीनों का टोटल करूं 18 लाख। और एटीसी की रिडक्शन कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक एटीसी 150 घटा दी 1650, तो 15 लाख से तो ज्यादा है। लेकिन इसकी हेल्प से जो रेजिडेंट कैलकुलेट होकर आता है इट विल बी ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसने हमसे सिर्फ यही पूछा है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस श्रुति फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, स्पोर्ट योर आंसर विद कंप्यूटेशन। तो एक बार करते हैं। यहाँ बच्चों हमने ना सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का स्टे लिखा, हर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज 157 डेज। पहली बेसिक कंडीशन वो पूरी नहीं करती, दूसरी उस पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो एक्सेप्शन में है। लेकिन 120 डेज से ज्यादा है उसके लिए सबसे पहले उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज निकालनी है, जिसको आप कह सकते हो टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो हमने यहां लिखा शी डिड नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज एंड second basic condition of 60 days cannot apply on her। अब एक बार उसकी इनकम निकालना चाहते, however her total income other than income from foreign sources, हमने अभी चेकआउट किया है, यहां लिखकर दिखा देते हैं। तो ये इनकम है इसकी, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया 5 लाख। सेकंड जो इंक्लूड होनी है इनकम
फ्रॉम रिटेल बिजनेस accrued and received outside India, controlled from India. Income accrue or arise in India. टोटल किया बच्चों 18 लाख। डिडक्शन एक 50 की 80C की, इसको आप GTI लिखो, तो ये 1650 टोटल इनकम। तो इसकी जो टोटल इनकम है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 1650, मोर देन ₹15 lakh. Her total stay during 4 years immediately preceding to the relevant previous year is 421 days. 421 दिन बन रहे हैं, मतलब 365 दिन से ज्यादा है। She is resident, but ये लेकिन ऑर्डिनरली कभी नहीं हो सकते, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। 4 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग ये अटेम्पटेशन होती है बच्चों, स्पीड पे करना होता है, ये हो गया। सी पार्ट है बच्चों, द असेसी इज फाउंड टू बी ओनर ऑफ गोल्ड market value which is 50 lakh during the financial year ending 31st March 2022, but he recorded to have spent 10 lakh in acquiring the same. अब गोल्ड जो है वो है तो 50 लाख का, लेकिन उसने अपने पास दिखा रखा है 10 लाख का। इसको बोलते हैं पार्टली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक तरह से पार्टली डिस्क्लोज्ड है। तो हमने पढ़ा है बच्चों बेसिक कंसेप्ट में सेक्शन 69B, ये ना उस ईयर की इनकम बन जाती है जिस ईयर गवर्नमेंट को फाइंड आउट होता है। 40 लाख रुपए, 50 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख तो उसने दिखा रखी है, सिर्फ कितनी रिकॉर्ड नहीं कर रखी, 40, और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है बच्चों वो 78% से लगता है। कैसे आया 78%? 60%, मतलब सेक्शन लगता है 115BE जो कि कहता है 60%, फिर जो टैक्स आया उसके ऊपर 25% सरचार्ज, 60 का 25% 15% के बराबर हो जाता है तो 75, उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 78% इस 40 लाख का। तो एक बार बच्चों मैं आपको कंप्यूट करना सिखाता हूं, कैसे करके आओगे। 2 मार्क्स का है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा है एक्सप्लेन हाउ द असेसिंग ऑफिसर विल डील विद द इशू, तो अभी बता देते हैं। हियर द केस ऑफ पार्टली disclosed investment, assessing officer will treat difference amount as income from undisclosed sources। वो क्या मान लेगा कि undisclosed sources की इनकम है। अब हमने डिफरेंस किया 40 लाख रुपए, टैक्स लगेगा बच्चों, टैक्स अंडर सेक्शन 115BE, पहले आप 60% करो 40 लाख का, तो ये 24 लाख रुपए, ठीक है, टैक्स। फिर इसमें ऐड करो सरचार्ज जो कि टैक्स वाले अमाउंट का 25% है बच्चों, तो मैंने इसका किया 1/4 6 लाख, तो ये हो गया 30 लाख। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 30 लाख का 1,20,000, तो टोटल 31,20,000, ये आ गया टैक्स पेएबल। क्वेश्चन 4 बच्चों ए पार्ट, टोटल इनकम और टैक्स पेएबल कंप्यूट करना है बच्चों। बड़े नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि मिक्सअप कर रखा है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय मिस्टर सुरेश एज्ड 53 years, a resident Indian, for the previous year ended March 31st 2022, you requested to compute his total income and tax payable for the assessment year 22-23, assume he do not opt for the section 115 BSc, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेशन करनी है। तो ये कह क्या रहा है वो समझना बच्चों। he sold his vacant land on 9 December 2021 for 15 lakh. The stamp duty value of land at the time of transfer was 19 lakh। बच्चों सेक्शन 50C लगता है, जो ये कहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितने में आपने सेल किया है उसके 110% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा। क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको ग्रोस सेल कंसिडरेशन कहते हैं। इस लैंड की बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है 1 अप्रैल 2001 को 6 लाख
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी हो तो फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 5 लाख को माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि ये लैंड इसने एक्वायर्ड किया था 5 अगस्त 1996 में 340 का, और रजिस्ट्रेशन पे 15,000 खर्च किए, तो 355। तो अगर आप 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है जितने में परचेज किया है या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को, दोनों में से जो ज्यादा, तो ज्यादा तो 5 लाख रुपीस है। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो 21/22 का 317 और 1/2 का 100। तो बच्चों आसानी से हमारा कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। आगे बढ़े। ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन SCZ, एग्जेम्प्टेड इनकम का क्वेश्चन है बच्चों, एंड विच हैड कमेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। पहले 5 साल तक इनको जो प्रॉफिट होते हैं ना एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट होते हैं 10AA के अकॉर्डिंग। Total turnover of the undertaking was 300 lakh, which include 120 lakh from export turnover। मतलब टोटल टर्नओवर 300 लाख है और एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 लाख है। This industrial undertaking fulfill all the condition of section 10AA of the Income Tax Act 1961 और प्रॉफिट हुआ इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 30 लाख। तो अभी हम कंप्यूट कर लेंगे कि 10AA की कितनी एग्जम्पशन एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड है वो मिलेगी। अब मेन ध्यान पता क्या रखना है, साथ में AMT भी अप्लाई होगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में पढ़ा था। अगर आप 10AA की एग्जम्पशन लेते हैं, 35AD की डिडक्शन लेते हैं, या फिर 80JJAA, QQB, RRB, इनमें से कोई डिडक्शन लेते हैं और उन डिडक्शन को वापस ऐड करने के बाद आपकी टोटल इनकम 20 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो यहाँ बच्चों AMT अभी चेक करेंगे। इसके थर्ड पॉइंट में कहता है ही हैज इनकम 10,000 फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स। अब ये क्रॉसवर्ड पजल के ऊपर ना फ्लैट रेट से टैक्स लगता है 30%। ये हमें जब नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालना है ना तब इसका यूज है। 15,000 ग्रोस इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक FD, तो बैंक FD से जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम है। क्वेश्चन आता है कि क्या इस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग 80TTA की डिडक्शन मिलेगी? नहीं, वो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग मिलती है। और लास्ट पॉइंट बस, ट्यूशन फीस ऑफ 36,000 फॉर हिज 3 चिल्ड्रन टू ए स्कूल, तो 2 बच्चों तक के लिए बच्चों मिलती है 12,000 इंटू 2 24,000 80C की रिडक्शन। तो एक बार बच्चों करते हैं अटेम्प्ट। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। लैंड बेचा है अपना तो उससे इनकम आएगी कैपिटल गेन, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाली जो इनकम है वो आएगी PGBP। तो पहले मैंने PGBP हेड की ही बात की। इसको इनकम हुई है यहां से 30 लाख, लिखो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है 30 लाख रुपए, और ये क्लियरली बता रहा है 19-20 में एस्टेब्लिश की है एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो आप लिखो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। इसी के कारण AMT लगेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 30 लाख, टोटल टर्नओवर 300 लाख, और जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 120 लाख। तो ये बच्चों हमने 12 लाख रुपए की रिडक्शन घटाई, 18 लाख रुपए इसकी इनकम आ गई। उसमें क्लियरली लिख रखा है एडजस्टेड टोटल इनकम। इसको वापस ऐड करके 20 लाख से अगर एडजस्टेड टोटल इनकम हुई तो AMT लगेगा। तो ये तो आराम से लगना है इस पे। आगे बढ़े, कैपिटल गेन पे आए। सेक्शन 50C भी है साथ में बच्चों। हमने सबसे पहले लिखा ग्रोस सेल कंसिडरेशन, क्योंकि वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को माना जाएगा अंडर सेक्शन 50C। आप यहां लिख सकते हो बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। 15 लाख रुपए में सेल की है, 19 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो 15 लाख का 110% किया 1650 बनता है बच्चों। 1650 के साथ 19 लाख का कंपेयर किया, 19 लाख ज्यादा है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है बच्चों, तो नेट सेल कंसिडरेशन 19 लाख ही रहेगा। अब आप इसमें से लेस करो। ये लैंड इसने 1/4/2001 से पहले खरीद रखा है, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर मार्केट वैल्यू है, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ऊपर 317, नीचे 100 बच्चों 15,85,000, इसमें से लेस कर दिया। LTCG आ गया 3,15,000। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, आप उसको कैजुअल इनकम कह सकते हो, 10,000, और इंटरेस्ट ऑन बैंक FD 15,000, 25,000 रुपए।
अब ये बच्चों हमने सारी ऐड कर दी, ग्रोस टोटल इनकम 21,40,000। 80C की डिडक्शन बन रही है 24,000, क्योंकि 2 बच्चों के लिए मिलेगी 12,000 रुपए ईच चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो ट्यूशन फीस पे की है। टोटल इनकम आ गई 21,16,000। अब एक बार तो आप ये समझो कि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे, उसके बाद बच्चों एएमटी कंप्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। अब आप मेरे को यूं बताओ, इसमें कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगना है? एलटीसी जी 3,15,000 20%, कैजुअल इनकम 10,000 30%, और इन दोनों को छोड़ दूं तो ऑन अदर इनकम 17,91,000। हमें इसके ऊपर टैक्स लगाना आता है फर्स्ट 10 लाख 1,12,500, नेक्स्ट 7,91,000 30% बच्चों 63,000 3,000 2,37,300 4,15,800। और इसमें ऐड करो बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% 16,632 4,32,432, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 4,32,430। ये टैक्स पेएबल आ गया नॉर्मल प्रोविजन से, राउंडेड ऑफ करके, सेक्शन की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाओ एएमटी के अकॉर्डिंग, बस जो 10AA वाली है वो वापसी ऐड करनी है, और तो कुछ है नहीं। तो हमने यहां लिखा एएमटी टोटल इनकम 21,16,000। इसमें ऐड करो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA 12 lakh 33,16,000, that is your adjusted total income। अब इस पे आप लगाओ टैक्स 18.5%, 6,13,460, और इसमें बच्चों ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 24,538.40। बस आप टोटल करो बच्चों 6,37,998.40, और आपका एएमटी पेएबल हो जाएगा राउंडेड ऑफ करके 6,38,000। हो गया बच्चों। बी पार्ट बच्चों, मिस्टर काबरा इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग, जिसमें कह रहा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉफी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जब आप ग्रो और क्यूर्ड करके कॉफी को और उसके बाद मैन्युफैक्चर करके बेचते हो तो 75% एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 25% बिजनेस इनकम। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम का हमारा चैप्टर है, लेकिन पहले कंपोजिट इनकम निकाली जाएगी बिना कुछ और सोचे। होल ऑफ कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड, relevant information pertaining to the year ended 31st March 2022 are given here under। तो ये ना, जब आपकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है तो एसेट भी यूज होती है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार 1/4/2021 को 3 लाख, डेप्रीशिएशन का रेट 15% होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी 1/4/2021, डेप्रीशिएशन का रेट 15%। ये मैं कर पा रहा हूँ 45,000, ये मैं कर रहा हूँ 2,25,000। इसके अलावा एक्सपेंसिव इनकर्ड इन ग्रोइंग कॉफी, एक्सपेंसेस ऑफ क्यूरिंग कॉफी, ये सब खर्चे इस सेल वैल्यू में से लेस हो जाएंगे जो 22 लाख के है, चाहे डेप्रीशिएशन है चाहे ये खर्चे। कंपोजिट इनकम आ जाएगी। कहता है कार इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड मशीन वाज यूज फॉर कॉफी क्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशन। इससे कोई फर्क नहीं है, उनसे रिलेटेड होना चाहिए बस। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड WDV 1/4/2022 की। ये जो WDV पहले की है ना, इसमें से डेप्रीशिएशन घटा देंगे तो 1/4/22 की WDV आ जाएगी। तो एक बार बच्चों दोनों आंसर देंगे, पहले डेप्रीशिएशन निकाल कर WDV निकाल लेते हैं और फिर इनकम कंप्यूट कर देते हैं। तो हमने लिखा ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 2 ब्लॉक लगा लो, एक कार और एक अदर मशीन्स। तो WDV एज ऑन 1/4/2021 ओब्लिक लगाकर यही, क्योंकि और कोई परचेज सेल की ही नहीं है तो यही की यही एंड में हो जाएगी। अब डेप्रीशिएशन तो आपको अपने लिए चाहिए ही था, तो आपने लिखा डेप्रीशिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर
21, 22। जैसे ये मैन्युफैक्चरर भी है तो बच्चा कहता है सर एडिशनल डेप्रिसिएशन वो तो तब होगा ना जब खरीदी हो कोई नई, अदरवाइज इस पे थोड़ा लगेगा। तो ये अब आपकी आ गई WDV। एक आंसर तो दे दिया, 1/4/2022 की 255, 12,75,000। ये आ गए पहले हमारे आंसर। अब आप आ जाओ कंपोजिट इनकम पे, फिर उसको बांट देंगे। तो हमने यहां लिखा कंपोजिट इनकम, फिर उसमें से एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम अलग अलग हो जाएंगे। सेल्स वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 लाख। अब ये खर्चे घटाओ, पहले तो डेप्रीशिएशन ही लिख लो। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन कार 45,000 और प्लांट एंड मशीनरी 2,25,000। इसके अलावा है बच्चों एक्सपेंसेस इन ग्रोइंग कॉफी 3,10,000। एक्सपेंसेस ऑफ क्योरिंग कॉफी 3 लाख। अब टोटल करो आप, 8,80,000 लेस कर दिया 13,20,000। दैट इज योर कंपोजिट इनकम। अब इसमें अलग अलग करना है आपको कि कितनी एग्रीकल्चरल इनकम है, कितनी बिजनेस। 75% एग्रीकल्चरल इनकम, तो 75% ऑफ 13,20,000 9,90,000। और बिजनेस इनकम 25% 3,30,000। ये बच्चों हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। अब रिटर्न ऑफ इनकम का है सी पार्ट, दो हैं और लगाकर रिटर्न ऑफ इनकम के ही हैं। बच्चों आप लिख लेना, मैं समझा देता हूं कि कैसे कह रहा है। एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन whether the return of income can be revised under section 139(5) of the Income Tax Act 1961 in following cases। पहला बिलेटेड रिटर्न। बच्चों बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, बस रिवाइज तभी हो पाएगी जो आपकी लास्ट डेट दे रखी है ना कि ईयर एंड होने से 3 महीने पहले, या फिर आपकी रिटर्न प्रोसेस ना हुई हो तो हम कहेंगे यस हो सकती है। रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न को कितनी बार मर्जी रिवाइज कर लो उस पीरियड में, बस प्रोसेस ना हुई हो। और रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड अंडर सेक्शन, यस ये आंसर लिखने हैं। तो ये बच्चों आपने इसमें डिटेल लिख देनी है। सेकंड नंबर पे है इसी रिटर्न ऑफ इनकम का, ड्यू टू सम इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1) असेसिंग ऑफिसर कंसीडर्ड इट डिफेक्टिव। मतलब उसके अंदर ना कुछ डिफेक्ट हैं अंडर सेक्शन 139(9) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये कह रहा है हाउ असेसिंग ऑफिसर वुड डील विद द इशू। वो ना 15 दिन का टाइम देगा ये बताकर कि कौन कौन से डिफेक्ट हैं जो रेक्टिफाई करो। अलाउड 15 डेज और फर्दर पीरियड जो उसको ठीक लगता है और अलाउ करना असेसी को, वो डिफेक्ट को क्या कर सके, रेक्टिफाई कर सके। मान लो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द पीरियड, तो वो उस रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न कह देगा। इनवैलिड रिटर्न का मतलब जैसे रिटर्न फाइल ही नहीं की गई। और ये कह रहा है कि क्या रेमेडीज हैं उस असेसी के लिए जिसने रेक्टिफाई नहीं किया था टाइम अलाउड में। तो मान लो वो बाद में रेक्टिफाई कर देता है, मतलब जैसे हमने 15 दिन दिए वो 16वें 17वें दिन रेक्टिफाई कर देता है, तो ये उस केस में डिले को कंडोन कर सकता है, मतलब अलो कर सकता है बाय द असेसिंग ऑफिसर इफ डिफेक्ट आर रेक्टिफाइड बाय द असेसी। वो अलो कर सकता है अगर डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देता है असेसी। कब? आफ्टर 15 डेज और फर्दर पीरियड अलो। मतलब 3 आंसर हैं। पहला काम क्या है कि वो आपको अलो करेगा 15 दिन या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, किसके लिए? फॉर रेक्टिफिकेशन के लिए। आप नहीं करते तो आपके रिटर्न को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। भाई जो रिटर्न भर रखा है उसका कोई यूज ही नहीं है, और आप उसके बाद उसको रिटर्न को रेक्टिफाई कर देते हो, तो वो कंडोन करने का मतलब होता है अलो कर देता है कि ये डिफेक्ट आपके रेक्टिफाई मान लिए जाएंगे। तो बच्चों आपने ऐसे बनाकर लिख देना है। इसके साथ ही हमारा बच्चों इनकम टैक्स वाला पोर्शन ओवर। नेक्स्ट बच्चों क्लास में हम लोग कर लेंगे जीएसटी का पोर्शन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नए से नई वीडियो की अपडेट पहले से पहले पा सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और किसी और अपडेट्स के साथ। बाय बच्चों।